सुबह सुबह सागर ऑफिस के लिए निकल गया। सितंबर का महीना चल रहा था। सागर ने अपने ज़रूरी काम निपटाए और ऑफिस से 4 दिन की छुट्टी लेकर फ्लैट पर चला आया। शाम 6 बजे की ट्रेन की टिकट थी जिसे सागर ने सुबह ही बुक कर दिया था। सागर ने अपने बैग में कुछ कपड़े रखे, ज़रूरी सामान रखा, सभी खिड़कियां दरवाजे अच्छे से बंद किए और दूसरे कमरे में चला आया। वह एक बार फिर उस दीवार के सामने खड़ा था। कुछ देर खामोश रहने के बाद सागर ने सर्द आवाज में कहा, माँ ने घर बुलाया है। वो चाहती है मैं प्रिया को पसंद करूं और उससे शादी कर लूं। तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हो और उम्मीद करता हूं खुश होगी, इसलिए मुझे भी इन एक तरफा एहसासों को भूलकर आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर मैं ये जानता कि तुम कहाँ हो तो मैं तुम्हें ज़रूर इनवाइट करता। मैं हमेशा दुआ करूँगा कि तुम जहाँ भी रहो खुश रहो। इतना कहकर सागर जाने के लिए वापस मुड़ गया कि अचानक नज़र बुक रैंक की ओर चली गई। न चाहते हुए भी सागर के कदम उस ओर बढ़ गए। उसने किताबों को देखा और उनमें से एक किताब उठा ली। अक्सर जब भी सागर किसी सफ़र पर निकलता तो उन किताबों में से कोई एक किताब पढ़ने के लिए अपने साथ रख लेता था। आज भी उसने ऐसा ही किया और फिर कुछ सोचकर किताब वापस रैंक में रखते हुए कहा, तुमसे जुड़ा रहा तो तुमसे जुड़े एहसासों से कभी दूर नहीं जा पाऊंगा। सागर तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गया और दरवाजा बंद कर दिया। उसने अपना बैग उठाया और फ्लैट को लॉक करके वहां से निकल गया। सागर रेलवे स्टेशन पहुंचा। ट्रेन आने में अभी वक्त था। सागर वहीं स्टेशन पर चक्कर काटने लगा। वह खामोशी से वहां आते जाते लोगों को देखता रहा। स्टेशन पर खड़े खड़े उसके जहन में मृणाल की किताबों में लिखे रेलवे स्टेशन के सीन आने लगे। सागर फीका सा मुस्कुरा उठा। वह जितना इन सब से दूर जाने की सोचता, उसका दिल फिर उसे वहीं ले आता। प्यास का एहसास हुआ तो सागर पानी लेने दुकान की ओर चल पड़ा। उसने दुकान वाले से पानी की बोतल देने को कहा। तभी नजर पास के बुक स्टॉल पर चली गई। ना चाहते हुए भी सागर की आंखें उस एक नाम को ढूंढने लगी, लेकिन वो नाम उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। सागर ने बोतल ली और जाने के लिए वापस मुड़ गया। वह जैसे ही जाने को पलटा, उसकी नजरें बुक स्टॉल के कोने पर रखी किताब पर चली गई। सागर किताब लेना नहीं चाहता था, लेकिन किताब के टाइटल को देखकर वह उस तरफ चला आया। सागर ने उस किताब को उठाया और पलटकर राइटर का नाम देखा, लेकिन राइटर के नाम की जगह सिर्फ अज्ञात लिखा था। सागर ने पलटकर किताब को एक बार फिर देखा। साकीनामा। ये नाम देखते ही सागर का मन बेचैन हो गया और कानों में मृणाल की कही बात गूंजी। अगर मैंने कभी अपनी लव स्टोरी लिखी तो मैं उसका नाम साकीनामा रखूंगी। साकीनामा का मतलब होता है मुझसे जुड़ी बातें। सागर का मन और परेशान हो गया। उसने एक बार फिर राइटर का नाम देखा और मन ही मन खुद से कहा, अगर ये मृणाल की कहानी है तो फिर उसने राइटर की जगह अज्ञात क्यों लिखा? और ये किताब भी 2 महीने पहले पब्लिश हुई है, लेकिन मृणाल के सोशल मीडिया पर इसकी कोई जानकारी नहीं है। सागर किताब को हाथ में लिए ये सब सोच ही रहा था कि तभी ट्रेन के हॉर्न की आवाज उसके कानों में पड़ी। सागर ने देखा उसकी ट्रेन आ चुकी है। उस किताब की टाइटल और राइटर के नाम ने उसे उलझन में डाल दिया था। सागर ने दुकान वाले को उस किताब के पैसे चुकाए और ट्रेन की तरफ बढ़ गया। अंदर आकर सागर अपनी सीट पर बैठ गया। उसे खिड़की वाली सीट मिली थी। ट्रेन कुछ देर स्टेशन पर रुकी और फिर आगे बढ़ गई। सागर की नजरें किताब के टाइटल पर थी। सागर ने किताब को खोला और पढ़ने लगा। साकीनामा। बनारस शहर के 80 घाट की सीढ़ियों पर खड़ी मैं एकटक सामने बहते माँ गंगा के पानी को निहारे जा रही थी। मेरे चेहरे पर जो सुकून था
उसे देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि शहर से मुझे कितनी मोहब्बत है। बनारस मेरा ख्वाब था और आज ये ख्वाब हकीकत बनकर मेरी आंखों के सामने था। शाम का वक्त था और सूरज ढलने को बेताब अपनी लालिमा आसमान में बिखेर रहा था। वो नज़ारा देखने लायक था, ऐसा कि सीधा दिल में उतर जाए। मंदिर में बजते शंख से मेरी तंद्रा टूटी। मैंने पलटकर देखा, ऊपर सीढ़ियों पर माँ गंगा की आरती शुरू होने वाली थी। मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ चली आई और आरती में शामिल हो गई। मैंने अपने दोनों हाथ जोड़े, आंखें मूंदी और मेरे होंठ धीरे धीरे बुदबुदाने लगे। महादेव, अब तक आपने जो दिया, जितना दिया, सब बेहतर था। आपने हमेशा मेरी परेशानियों को दूर करके मुझे सही राह दिखाई। आज फिर यहाँ आपके घाट पर खड़े होकर मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ महादेव। मेरी ज़िंदगी में एक ऐसे इंसान को भेज दीजिए जो बिल्कुल आपकी तरह हो, जो मुझे संभाल सके, मेरी भावनाओं को समझ सके, मुझे समझ सके, जो हर सुख दुख में मेरा साथ दे, मेरा हमदर्द बनकर खड़ा रहे। मैं जानती हूँ आप मेरे लिए बेहतर ही चुनेंगे। मुझे आप पर खुद से ज़्यादा भरोसा है महादेव। चलो चलते हैं, ट्रेन का वक्त हो गया है, हम लोगों को वापस भी जाना है। दोस्त ने आकर कहा तो मेरी तंद्रा टूटी और मैं महादेव का शुक्रिया अदा कर उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते मैंने घाट को एक बार फिर देखा और मन ही मन कहा, मैं बनारस फिर आऊंगी, लेकिन इस बार उस शख्स के साथ जिसे आप मेरी ज़िंदगी में लाएंगे। मैं उसके साथ बनारस आऊंगी आपका शुक्रिया अदा करने। ये सब सोचते हुए सहसा ही मेरे होंठ मुस्कुरा उठे। बनारस से जुड़ी यादें समेटे मैं अपने शहर, अपने घर चली आई। अपने शहर में आते ही मैं एक बार फिर व्यस्त हो गई। ऑफिस, किताबें, सोशल मीडिया और परिवार, इन सब में मैं वो बात भूल ही गई जो मैंने महादेव से कही थी, क्योंकि मेरा मानना था एक सही इंसान सही वक्त पर आपकी ज़िंदगी में आ ही जाता है। साल का आखिरी महीना था और मैं खुश थी। आने वाले नए साल में मेरे पास करने के लिए कई काम थे। नया साल शुरू हुआ। बीते सालों के मुकाबले इस साल मैंने खुद को पहले से ज़्यादा खुश और आत्मविश्वास से भरा पाया। मैं अपने काम में व्यस्त थी। लोगों का काफ़ी प्यार और प्रोत्साहन मिल रहा था। माफ़ करना, मैं बताना भूल गई, मैं एक राइटर हूँ, कहानियाँ लिखती हूँ। ज़्यादा अच्छी नहीं, पर हाँ, लोग उन्हें पढ़ना पसंद करते हैं। देखते ही देखते 3 महीने कब गुजर गए पता ही नहीं चला। संडे को ऑफिस की छुट्टी होती थी, इसलिए आज मैंने देर तक सोने का प्लान बनाया। सुबह के 11 बज रहे थे कि मम्मी कमरे में आई और कहा, मृणाल उठो और तैयार होकर बाहर आओ। क्या है यार मम्मी, सोने दो ना, मैंने नींद में ऊँघते हुए कहा। उठो, जीजाजी ने तुम्हारे लिए लड़का बताया था, उसके पापा तुमसे मिलने आए हैं, जल्दी उठो और ढंग के कपड़े पहनकर बाहर आओ। मम्मी ने धीमी आवाज में ऑर्डर देते हुए कहा। लड़का देखा है सुनकर ही मेरी नींदें उड़ गई। मतलब घर में मेरे लिए लड़का देखा जा रहा है और मुझे पता तक नहीं। मैं एकदम से उठकर बिस्तर पर बैठ गई और गुस्से से मम्मी को देखते हुए कहा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और ऐसे अचानक कोई बिना बताए किसी के घर आता है क्या? मम्मी ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और कहा, क्या परेशानी है? वो बस तुम्हें देखने आए हैं, चलकर उनसे मिल लो। कौन सा आज ही रिश्ता पक्का कर रहे हैं? मुझे मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं अक्सर समझ नहीं पाती कि मेरे अपने ही माँ बाप मेरे साथ ऐसा क्यों करते थे। माना कि शादी जीवन का हिस्सा है, पर क्या लड़की की जिंदगी कुछ नहीं होती? मम्मी वहीं खड़ी होकर मुझसे लड़के के पिताजी से मिलने की जिद करने लगी। माँ बाप के सामने किसकी चली है जो मेरी चलती? ठीक है, आप चलो, मैं आती हूँ, कहकर मैंने उन्हें वापस भेजा और अपना सर पकड़कर वापस बिस्तर पर बैठ गई। अभी मैं इस सिचुएशन को संभाल पाती, इससे पहले ही छोटी बहन जिया ने आकर कहा, मम्मी ने कहा है सलवार सूट पहन कर आना और दुपट्टा ले लेना सर पर।
मैंने बहन को घूर कर देखा तो वह वहां से चली गई। मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं बाहर जाकर उस आदमी से मिलूं, और इसका एक ही कारण था, जो आदमी रिश्ता लेकर आया था वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मैंने बेमन से अलमारी में सबसे बुरे कपड़े निकाले और साथ में बिना मैचिंग का दुपट्टा सर पर डाल लिया, ताकि लड़के के पिताजी मुझे देखते ही रिजेक्ट कर दे। सोकर उठी थी इसलिए मेकअप तो दूर मुंह तक नहीं धोया था। बहन एक बार फिर कमरे में आई और मुझसे चलने को कहा। मुंह तो धो लो, जिया ने मेरे साथ चलते हुए कहा। धुल गया मुंह, मैंने मुंह बनाकर कहा और कमरे से बाहर चली आई। घर के आंगन में लड़के के पिताजी और मम्मी के जीजाजी बैठे थे। उन्होंने मुझसे बैठने को कहा। शादी को लेकर जो सवाल मेरे मन में थे वो मैंने उसी वक्त लड़के के पिताजी के सामने रख दिए, जिन्हें सुनकर उन्होंने कहा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें अपनी राइटिंग से जुड़ा जो काम करना हो करना, मुझे और मेरे बेटे को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि इस रिश्ते को लेकर मैं अभी तक सहमत नहीं थी। कुछ देर बाद मुझे वहां से जाने को कहा तो मैं अंदर चली आई। लड़के के पिताजी ने लड़के को अपना बायोडाटा और फोटो भेजने को कह दिया। मैं कमरे में यहाँ से वहां घूमते हुए जिया से कहे जा रही थी, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। मम्मी इतनी जल्दी किसी पर भरोसा कैसे कर सकती है। अभी हमारी बात चल ही रही थी कि जिया के फोन पर लड़के का फोटो और बायोडाटा आया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, लड़का तो ठीक ही लग रहा है। मैंने उसके हाथ से फोन लिया और फोटो देखा। पहली नजर में मुझे लड़का विलन लगा। मैं समझ सकती हूँ ये सुनना थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन हाँ, वो उस फोटो में वैसा ही दिख रहा था। मैंने जिया को देखकर कहा, थोड़ा अजीब लग रहा है, आगे इसकी फोटो और है। उसने उलझन भरे स्वर में कहा। मैंने अगली तस्वीर देखी। हाफ स्लीव शर्ट और हल्की दाढ़ी में वो पहले से थोड़ा ठीक लग रहा था, लेकिन मन अभी भी उलझन में था। मैंने तस्वीर साइड कर लड़के का बायोडाटा देखा। सबसे पहले नजर उसके नाम पर पड़ी, राघव शर्मा। मुझे उसका नाम अच्छा लगा। लड़कों के नाम से मैं हमेशा अट्रैक्ट हुई हूँ। मैं आगे पढ़ने लगी। वह उम्र में मुझसे 5 साल बड़ा था। ग्रेजुएशन किया था और साथ में उसके पास LLB की डिग्री भी थी। पढ़ाई करने के बाद भी वह कंस्ट्रक्शन के फैमिली बिजनेस में अकाउंट्स का काम संभालता था। उस बायोडाटा में उसने अपनी सैलरी भी मेंशन की थी, जिसे देखकर मैं मुस्कुरा उठी, क्योंकि फैमिली बिजनेस में सैलरी कोई मायने नहीं रखती। मैंने फोन जिया की ओर बढ़ा दिया। कुछ देर बाद राघव के पिताजी वहां से चले गए। उनके जाने के बाद मम्मी कमरे में आई और कहा, लड़का पसंद आया? कभी कभी मुझे समझ नहीं आता था कि मम्मी को हमेशा इतनी जल्दी क्यों रहती थी। मैंने बिस्तर पर लेटते हुए कहा, फोटो से कुछ पता नहीं चलता, मैं लड़के से मिलूंगी। अगर मुझे सही लगा तो ही हाँ कहूंगी, वरना ये रिश्ता कैंसिल। मम्मी समझ गई या शायद समझने का नाटक करते हुए बिस्तर पर बैठी और जिया से लड़के की तस्वीर दिखाने को कहा। मम्मी को एवरेज लड़के भी सफेद घोड़े वाले राजकुमार ही नजर आते थे, इसलिए फोटो देखकर कहा, लड़का तो अच्छा ही है और फिर अच्छा संपन्न घर है। शादी करके तुम्हें गुजरात जाना है, किसी तरह की परेशानी नहीं है। इससे अच्छा रिश्ता तुम्हें नहीं मिलेगा, और वैसे भी किसी रिश्ते में सारे गुण नहीं मिलते, कहीं ना कहीं थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता ही है। मम्मी के मुंह से निकला वो एडजस्ट शब्द उस वक्त चुभा और मन में ख्याल आया कि क्या शादी का मतलब सिर्फ एडजस्ट करना है। खैर, मुझे उनसे किसी तरह की बहस नहीं करनी थी, इसलिए मैंने कहा, हाँ ठीक है, पहले लड़के से मिलते हैं, उसके बाद देखते हैं। तब तक के लिए मुझे चैन से जीने दो। मैं कमरे से बाहर चली आई। मेरा संडे पूरा बर्बाद हो चुका था। कुछ दिन बीत गए। मैं राघव के बारे में भूल चुकी थी और एक बार फिर अपने ऑफिस और काम में व्यस्त हो गई। अप्रैल का महीना चल रहा था और ऐसे में ऑफिस में काम भी बहुत बढ़ जाता है। शाम में थक कर जब मैं घर आई तो जिया ने आकर कहा, कल लड़का और उसकी फैमिली तुम्हें देखने आ रहे हैं। परेशानी मेरे चेहरे पर उभर आई और मैं सीधा अपने कमरे में चली आई। मुझे लगा लड़के के पिताजी इस रिश्ते से इनकार कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने खुद को समझाया और कहा,
डोंट वरी, तुम्हें बस लड़के से मिलना है और बाद में पसंद नहीं आया बोलकर रिजेक्ट कर देना है। इससे ये शादी भी नहीं होगी और मम्मी भी कुछ दिन के लिए शांत बैठ जाएगी। अपने ही प्लान पर खुश होकर मैं मुस्कुराने लगी तो जिया ने देखा और कहा, हो, लड़के से मिलने के लिए इतनी खुशी। देख, अगर लड़का मुझे पसंद नहीं आया तो मैं साफ मना कर दूंगी। मैंने उसके पास आकर दबी आवाज में कहा। हाँ ठीक है, पहले मिल तो लो, कोई जबरदस्ती नहीं है। तुम्हें ठीक लगेगा तभी बात आगे बढ़ेगी, वरना नहीं। जिया ने तसल्ली भरे स्वर में कहा। मैं मन ही मन खुश थी। कभी कभी जिया मम्मी से भी ज्यादा समझदारी वाली बातें करती थी। सुबह मैं जल्दी उठ गई। मेरी जिंदगी में अचानक से एक नया मोड़ आ चुका था और इसकी शुरुआत मुझे अपने महादेव के आशीर्वाद से करनी थी। सुबह सुबह नहाकर मैं मंदिर चली आई। हमेशा लूज जींस और टी शर्ट पहनने वाली लड़की ने आज सलवार सूट पहना था। आसमानी रंग का सूट, गुलाबी रंग का दुपट्टा, ललाट पर छोटी काली बिंदी और होंठों पर हल्के लिपस्टिक। मुझे बचपन से ही ज़्यादा सजने संवरने का शौक नहीं था। अपनी कहानियों में भी मैंने हमेशा सादगी का ही जिक्र किया है। मंदिर जाकर बहुत सुकून मिला। 11 बजे तक मैं घर लौट आई। घर आकर पता चला कि वो लोग 1 घंटे में यहाँ पहुँच जाएंगे। मैं अपने कमरे में बैठकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करने लगी। हालांकि अंदर ही अंदर एक बेचैनी थी जिसे मैंने अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। तय वक्त पर राघव अपनी फैमिली के साथ घर पहुंचा। राघव और उसके पापा बाकी घर वालों के साथ बैठक में जा बैठे और राघव की मम्मी मौसी के साथ सीधा मेरे कमरे में चली आई। मैं बिस्तर से उठकर एक तरफ खड़े हो गई। राघव की माँ मौसी के साथ बिस्तर पर आ बैठी। मैंने एक नज़र उन्हें देखा। पहली नज़र में वो मुझे थोड़ी अजीब लगी। मैंने उन्हें एक बार भी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। शक्ल और बातों से वो मुझे थोड़ी खड़ूस और घमंडी लगी, लेकिन उस वक्त मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। बस चुपचाप खड़ी सबकी बातें सुनते रही। जिया और मम्मी मेहमानों की आओ भगत में लगे थे। राघव की मम्मी ने मुझसे थोड़ी बात की और फैसला भी सुना दिया कि मैं उन्हें पसंद हूँ। आपके पसंद करने से कुछ नहीं होगा आंटी, मैं पहले आपके लड़के से मिलूंगी, मैंने मन ही मन कहा और मुस्कुराने लगी। तो दोस्तों, ये था साकीनामा भाग 2। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए कहानी अगर आपको पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाय बाय।